चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी के साथ में मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी के सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी शुरू से सारी वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखनी पड़ेगी, तभी ये अगली से अगली वीडियो आपको समझ में आएगी। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, यदि x/3 + 1 कॉमा y - 2/3, यानी ये हमारे पास एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, और वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। दूसरा क्या है, 5/3, 1/3। तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो क्रमित युग्म a, b बराबर है c, d के, तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा और इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा। कब? जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो। तो बस इसी को हमें फॉलो करना है और इसको सरल करना है। तो हमें दिया है x/3 + 1 y - 2/3 बराबर है 5/3, 1/3 के। अब जब ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि x/3 + 1 बराबर होगा इसके पहले अवयव के, यानी 5/3 के, और ये y - 2/3 बराबर होगा 1/3 के। अब इसको समीकरण को सरल करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ बट्टा 1 है तो इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है आपको, 3 आएगा एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा, x + 3 एकम 3, क्रॉस गुणा होगा यहाँ पे, ये x हो गया और ये 3 हो जाएगा, बराबर 5/3। नीचे 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, x + 3 बराबर 5। अब ये 3 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 5 - 3। तो x हमें कितना मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा। और यहाँ पर भी सरल करेंगे तो यहाँ हम लसअप लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3, यहाँ बट्टा 1 है। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो गया 3y माइनस, इधर 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1/3। यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 3y बराबर 3। अब ये 3 से 3 कट गया तो y बराबर कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार से हमें x 2 और y 1 मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B में भी 3 अवयव है। देखो 3, 4, 5, कितने अवयव हुए, 3 अवयव हुए। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B ज्ञात करो, यानी A और B का हमें क्रमित गुणन करना है। और हम जानते हैं, मेरी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि A क्रॉस B कैसे निकलता है, लेकिन यहाँ हमें A क्रॉस B नहीं निकालना है। हमें चाहिए कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या है, देखो कि अगर ए सेट में मेरे पास नंबर ऑफ ए सेट में कितने अवयव है, 3 अवयव है, इसे मैं क्या मान सकता हूँ, m मान सकता हूँ। नंबर ऑफ बी में कितने अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, इसे मैं क्या मान सकता हूँ, n मान सकता हूँ। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में टोटल अवयव कितने होंगे, कि जितने अवयव ए के हैं और जितने अवयव बी के हैं उन दोनों का क्या करा दो, गुणा करा दो। तो m मेरे पास कितना है, 3, n मेरे पास कितना है, 3, 3 त्रिया 9, यानी कि A क्रॉस B में कुल कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न में एक सेट G है 7, 8 का तथा एक सेट है H का, उसमें 5, 4 और 2 अवयव है। तो हमें पहले G क्रॉस H निकालना है और उसके बाद में H क्रॉस G का संबंध निकालना है। तो चलो हम पहले हम लिख देते हैं G क्या है। G हमारे पास है 7, 8 और H हमारे पास है 5, 4 और 2। G क्रॉस H का मतलब ये हो गया कि जो भी हम क्रमित युग्म बनाएंगे उसमें पहला अवयव G का होगा और दूसरा अवयव यानी दूसरा घटक किसका होगा, H का होगा।
तो ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे क्या क्या हो सकता है। देखो 7 का संबंध 5 से हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद में 7 का संबंध 4 से भी हो सकता है, और 7 का संबंध 2 से भी हो सकता है। तो ये संभावना किसकी हुई, पहले घटक में 7 और दूसरे घटक में ये तीनों, ये संभावना हो सकती है। और क्या संभावना हो सकती है कि पहले घटक में 8 हो, बाकी के ये सब हो। तो 8 का संबंध 5 से, 8 का संबंध 4 से, और 8 का संबंध 2 से। तो कुल मिला के हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6 संभावनाएं होगी, है ना। अच्छा, अब हम निकालेंगे H क्रॉस G। इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो घटक होगा वो H का होना चाहिए और दूसरा घटक G का होना चाहिए। यानी अब ये सभी पहले घटक होने चाहिए और ये दूसरे घटक होने चाहिए, ठीक है। तो अब संभावना क्या होगी, 5 7 से संबंध हो सकता है, 5 का 8 से संबंध हो सकता है, ये दो पॉसिबल हो सकते हैं वैल्यू। फिर 4 के लिए 4 का संबंध 7 से हो सकता है और 4 का संबंध 8 से हो सकता है। इसी प्रकार 2 का संबंध 7 से और 2 का संबंध 8 से। तो मेरे पास जो है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं मेरे पास में। तो हम ये भी कहेंगे कि G क्रॉस H कभी बराबर नहीं होगा H क्रॉस G के। अगला प्रश्न है सत्य तथा असत्य कारण सहित बताने हैं। तो इसमें पहला देखो, यदि P बराबर MN और Q बराबर NM तो P क्रॉस P क्या ये सेट मिलेगा अपने को, ये सत्य असत्य बताना है। तो इसे हम सरल ही कर देते हैं। अब हमें P और Q तो दिया हुआ है, हमें निकालना है P क्रॉस Q, यानी पहले अवयव P के और दूसरे अवयव Q के। तो ऐसे क्या संबंध हो सकते हैं, तो इसमें देखो M का संबंध N से हो सकता है, M का संबंध M से हो सकता है, फिर N का संबंध N से हो सकता है और N का संबंध M से हो सकता है। जबकि यहाँ पर केवल 2 अवयव बता रहा है और मेरे पास कितने अवयव हो रहे हैं टोटल, 4, 1 2 3 और 4 संबंध मुझे मिल रहे हैं और यहाँ पर ये 2 संबंध ही बता रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये Q है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये असत्य है ना, यह कथन असत्य है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x का संबंध A से है और y का संबंध B से है। यानी ये A जो x के जो भी अवयव होंगे वो A में होंगे और y के जो भी अवयव होंगे वो B में होंगे। यह कथन तो पक्का सत्य है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि A क्रॉस B बराबर क्या होता है, x, y एक क्रमित युग्म होगा जहाँ x बिलोंग करेगा A को और y बिलोंग करेगा B को, ठीक है। इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन भी क्या है, सत्य है। अगला देखो, अगर A बराबर -1, 1 है तो A क्रॉस A क्या होगा। देखो ये प्रश्न आ गया यहाँ पर, है ना, ये प्रश्न आ गया मेरे पास में, प्रश्न संख्या 5 का। तो चलो पहले इसको कर देता हूँ, फिर तीसरा कथन कर देंगे अपन। तो 5वें प्रश्न में देखो हमें इनका त्रिक निकालना है। तो मेरे पास A बराबर है -1, 1, ठीक है, ये है। तो अगर मैं A क्रॉस A करूँगा, क्या करूँगा, A क्रॉस A करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, खुद का संबंध खुद से होगा। ऐसा समझो, -1 और 1 है तो इसका क्रॉस करना है मुझे -1 और 1 से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो -1 का संबंध -1 से होगा, फिर उसके बाद -1 का संबंध 1 से होगा, 1 का संबंध -1 से होगा और 1 का संबंध 1 से होगा, है ना। तो ये मेरे पास A क्रॉस A मिला है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A क्रॉस A। अब क्योंकि यहाँ पर कितने सेट का हम क्रमित गुणन कर रहे हैं, 3 सेट का क्रमित गुणन कर रहे हैं और इसमें जो हमें निर्देशांक मिलेंगे यानी कि इसके घटक मिलेंगे, तो इसके घटक भी कितने होंगे, 3 घटक होंगे। तो अब इसका कैसे क्रॉस कराना है, देखो ध्यान देना, ये जो हमारे पास आया है इसका क्रॉस कराना है हमें -1 और 1 से, यानी A से कराना है। तो इसके जितने भी संबंध होंगे ये पहले अवयव में आएंगे, यानी पहले घटक में आएंगे,
और ये दूसरे घटक में आएंगे। तो अब क्या स्थिति बनेगी देखना, ये जो अपने पास पहला अवयव है -1 और -1, इसका संबंध इससे होगा, यानी किससे होगा, -1 से होगा। ठीक है, फिर इसका संबंध हो गया, अब इसका संबंध इससे होगा, तो -1 और 1 का संबंध, एक मिनट रुको, इसका संबंध इससे हो गया, अब इसका संबंध इससे होगा, तो -1 का संबंध अब दूसरे वाले से होगा, यानी 1 से होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके भी दो संबंध होंगे, एक बार इससे और एक बार इससे, तो -1 और 1 का संबंध एक बार होगा -1 से, फिर -1 और 1 का संबंध एक बार किससे होगा, +1 से। तो इसके भी दो संभावनाएं हो जाएगी, इसकी भी दो संभावनाएं होगी। क्या क्या होगी देखो, 1 और -1 का संबंध एक बार -1 से होगा, और 1 और -1 का संबंध एक बार +1 से होगा। ठीक है, अब इसके भी दो संभावनाएं होंगी। तो एक तो हो जाएगा आपके 1 का संबंध और 1 का संबंध -1 से होगा, और क्या होगा, 1 का संबंध इस +1 से होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास A क्रॉस A का गुणन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चौथे प्रश्न में ये तीसरा रह गया था कथन, ये सत्य है या असत्य हमें बताना है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ A और B दो अवयव दिए हुए हैं, यहाँ पर A क्रॉस B और B इंटरसेक्शन फाई दिया हुआ है। तो पहले जो है हम B इंटरसेक्शन फाई निकालते हैं। ठीक है, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 3,4, तो B इंटरसेक्शन फाई बराबर मुझे क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। बात समझ में आई आपको। B इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, यानी कि अगर मेरे पास दो सेट है A और B, है ना, और एक मेरे पास सेट है कुछ नहीं, जिसमें कुछ भी कोई भी अवयव नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो B है, मान लो इसमें तो अवयव होंगे, कोई भी अवयव ले लिया मैंने, जैसे 5 अवयव ले लिया, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो बताओ इन दोनों में कॉमन अवयव क्या हुआ, फाई ही हुआ, खाली डब्बा ही हुआ, है ना। तो B इंटरसेक्शन फाई का रिजल्ट क्या आएगा, फाई ही आएगा, खाली ही आएगा। ठीक है, इन दोनों में हमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। अब ये कह रहा है कि हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई निकालना है। अच्छा, तो अब ये करते हैं अपन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर, देखो A मेरे पास क्या है, A मेरे पास है 1,2, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखो B इंटरसेक्शन फाई क्या आया मेरे पास, फाई ही आया, तो ये फाई यहाँ पर कर लेंगे। फाई का मतलब होता है खाली डब्बा, क्या होता है, खाली डब्बा। अब आप बताओ, क्या मैं जो है इसके संबंध निकाल सकता हूँ क्या, एक का संबंध खाली से, ऐसा कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्रमित युग्म होता है उसमें x, y यानी कम से कम दो अवयव होना चाहिए और दोनों में आपस में एक संबंध होगा। ठीक है, लेकिन एक का खाली से कभी संबंध नहीं होता। इसका मतलब जो मेरे पास ये रिजल्ट आया, वो क्या आया, फाई ही आया। ठीक है, अच्छा, एक इसमें वापस इस स्टेप को वापस लिखते हैं। देखो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस ये B इंटरसेक्शन फाई मेरे पास में क्या है, B इंटरसेक्शन फाई है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फाई। अच्छा, फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फाई ही आ रहा है। तो ये चीज़ मेरे पास मिल रही है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि यह कथन जो है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, यदि A क्रॉस B बराबर ये हमें दिया हुआ है, तो A तथा B हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम A क्रॉस B में जानते हैं कि जो पहला क्रमित युग्म में जो पहला घटक होगा वो A का होगा और दूसरा घटक जो होगा वो B का होगा। तो जितने भी पहले घटक हैं, ठीक है, वो सब किसके घटक है, A के घटक है, और जितने भी दूसरे घटक है, ठीक है, वो सब किसके है, B के घटक है। तो मैं A और B आराम से निकाल सकता हूँ ना। तो A मेरे पास क्या होगा, A मेरे पास होगा A
लेकिन ए 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। और दूसरा अवयव क्या होगा, बी। देखो ये मंझले ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये हमारे पास एक सेट है अब, है ना। तो सेट को हमेशा मंझले कोष्टक में लिखते हैं और ये दोनों ही पहले अवयव है, यानी पहले घटक है। अच्छा, बी मेरे पास क्या होगा, बी मेरे पास जो दूसरे घटक है, इसमें देखो एक्स वाई फिर वापस एक्स और वाई आ रहा है, यानी कुल मिला के एक्स और वाई दूसरे घटक है। तो इस प्रकार से हम ए और बी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, 7वें प्रश्न में हमें 4 सेट दिए हुए, मान लीजिए कि ए बी सी और डी ये हमें दिया हुआ है। तो हमें ये 2 चीज़ें सत्यापित करनी है। तो देखो हम जानते हैं कि ये LHS है और ये RHS है। LHS और RHS को बराबर कर देंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो पहले इसको शुरू करते हैं। देखो अब देखो हम पहले LHS लेंगे, ठीक है। LHS लेने पर LHS मेरे पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A तो मेरे पास में है लेकिन B इंटरसेक्शन C मेरे पास नहीं है। तो पहले मैं B इंटरसेक्शन C निकाल देता हूँ कि B इंटरसेक्शन C क्या है, यानी B और C के कॉमन अवयव जो है वो हमें ढूंढने हैं। तो B में देखो 1 2 3 और 4 अवयव है, C में क्या है 5 और 6। क्या इन दोनों में एक बी और सी में कोई भी अवयव कॉमन है क्या? तो हम यहाँ देख रहे हैं बी और सी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी कि ये खाली डब्बा है या फिर फाई, या तो खाली डब्बा लिखो या फाई लिखो, दोनों एक ही है। दोनों को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर जो है वो फाई है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए और बी इंटरसेक्शन सी को क्रॉस कराऊंगा तो मुझे रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक सेट परिमित है और दूसरा सेट रिक्त समुच्चय है तो इन दोनों का कार्तीय गुणन जो होगा वो रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। और ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब दूसरा वाला करते हैं। देखो तो इसके लिए मुझे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी हमारे पास में ये ए है और ये बी है। तो पहले घटक जो होंगे वो ए के होंगे, दूसरे घटक बी के होंगे। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू निकलेगी, एक का संबंध 1 से, एक का संबंध 2 से, एक का संबंध 3 से और एक का संबंध 4 से, फिर 2 का संबंध भी इन चारों से। तो 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से और 2 का संबंध 4 से। ये हमारे पास ए क्रॉस बी निकल के आया। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी में देखो इसमें 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव है। तो एक का संबंध 5 और 6 से होगा, एक का संबंध 5 से और एक का संबंध 6 से। फिर 2 का संबंध भी 5 और 6 से होगा, तो 2 का संबंध 5 से और 2 का संबंध 6 से। अब देखो हम यहाँ लेंगे RHS लेने पर। तो RHS में यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C है, ठीक है। A क्रॉस B और A क्रॉस C है। तो इन दोनों में जो अवयव कॉमन है वो हमें देखना है। तो अगर इसको हम एनालिसिस करें, ध्यानपूर्वक देखें, तो एक भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो कॉमन मिलेगा, है ना। एक भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो कॉमन मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि ये मुझे क्या मिला, फाई मिला। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से मैं कह सकता हूँ कि LHS बराबर RHS। तो ये सिद्ध हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है क्या। तो इसके लिए हमें पहले A क्रॉस C निकालना पड़ेगा। A क्रॉस C मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6। अच्छा, और अब B क्रॉस D निकाल देते हैं, ठीक है। B क्रॉस D, तो B क्रॉस D, B कहाँ है, ये वाला है, और D कहाँ है, ये वाला है। तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। एक तो मेरे पास है 1 2 3 और 4, और दूसरा D क्या है 5 6 7 और 8।
तो इनके जो संबंध होंगे वो निकालने। एक का संबंध इन चारों से होगा, है ना, तो क्या होगा 1,5, फिर 1,6, 1,7 और 1,8। ये एक का रिलेशन इस सब से हुआ। फिर 2 का रिलेशन 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। अब 3 का रिलेशन निकालेंगे, तो 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से और 3 का 8 से। अब 4 का निकालेंगे, तो 4 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 6 से, 4 का संबंध 7 से और 4 का संबंध 8 से। तो ये मेरे पास B क्रॉस D निकल के आएगा, है ना। अब ये कह रहा है जो A क्रॉस C है, यानी ये पूरा, क्या वो B क्रॉस D का एक समुच्चय है क्या। तो अगर B क्रॉस D में ये सारे अवयव आपको दिखाई देते हैं तो ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो A मेरे पास है 1,2, ठीक है, और B मेरे पास में है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो A है वो B का क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें भी है। तो बस यही लॉजिक जो है हमें इसमें लगाना है। तो इसमें देखो ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1,5 यहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये है। 1,6 भी है, 2,5 है और 2,6 है। तो जो अवयव इसमें हैं वो अवयव मुझे इसमें भी मिल रहे हैं। इसका मतलब या इसका तात्पर्य है कि A क्रॉस C जो है वो उपसमुच्चय है किसका, B क्रॉस D का। तो अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न संख्या 8 है। मान लीजिए A बराबर 1, 2 और B बराबर 3, 4। तो A क्रॉस B लिखिए। तो हमें A क्रॉस B लिखना है, इसके साथ में A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो हम उपसमुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। अगर आपने मेरा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर क्रम वाइज देख सकते हो, पार्ट वाइज देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जानते थे कि मान लो कोई सेट A है, उसमें 1, 2 अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय बनाने। तो इसके उपसमुच्चय कैसे बनाते थे कि जो 1 है वो A का उपसमुच्चय है, जो 2 है वो भी इसका उपसमुच्चय है, 1 और 2 भी इसका उपसमुच्चय है और 5 भी इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार से हम इसकी सूची बनाते थे। यही काम जो है हमें यहाँ भी ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें भी हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, जैसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B बराबर क्या आएगा, देखो 1 का संबंध इन दोनों से होगा, 1,3 और 1,4, ठीक है। फिर 2 का संबंध भी इन दोनों से होगा, तो 2,3 और 2,4, ठीक है। अब हमें इसके सभी उपसमुच्चय बनाने हैं। तो क्या क्या उपसमुच्चय बनेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर 2 अवयव थे, तो उपसमुच्चय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, 2 की घात 2, यानी कि कुल 4 उपसमुच्चय होते थे। तो यहाँ पर मुझे कुल मिला के 4 उपसमुच्चय मिल रहे हैं। और यहाँ पर कितने अवयव है, ये पूरा एक अवयव गिनना। अब यहाँ पे ये 1, 2, 3 और 4, तो 2 की घात 4 हम जब लगाएंगे तो टोटल उपसमुच्चय कितने आएंगे, इसके 16 उपसमुच्चय आएंगे। तो चलो इसके उपसमुच्चय निकालते हैं। तो पहला उपसमुच्चय क्या होगा, देखो पहले इन सभी एक एक अवयवों का उपसमुच्चय बनेगा, समझ गए, एक एक अवयवों का। तो पहला अवयव है 1 और 3, ठीक है, ये एक समुच्चय हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, 1 और 4 का। तीसरा 2 और 3 का। चौथा 2 और 4 का। पांचवा, अब सिंगल हो गए, सब सिंगल अवयव हो गए। अब डबल डबल अवयव लेंगे, यानी पहले ये दोनों लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1, 3 और 1, 4। फिर छठा उपसमुच्चय क्या होगा, 1, 3 का इससे हो गया, अब 1, 3 का इससे कर देते हैं, 1, 3 और 2, 3, ठीक है।
फिर 1 3 का चौथे नंबर से, तो हमारे पास 7वां उपसमुच्चय आएगा। 1 3 का संबंध जो है वो आएगा 2 4 से। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, देखो 7वां हो गया। अब 8वां देखो, 8वां क्या बनेगा, 1 का इससे हो गया, 1 का इससे हो गया, 1 का इससे हो गया। ठीक है, अब इस वाले का इससे होगा, यानी कि 1 4 का जो संबंध है वो 2 3 से हो सकता है, तो एक उपसमुच्चय ये बनेगा। फिर नम्मा क्या बन सकता है, देखो इसका इससे हो गया, अब इसका इससे होगा। 1 4 का संबंध जो है वो 2 4 से होगा। ठीक है, इसका इन तीनों से हो गया था, इसका इन दोनों से हो गया, अब इसका इससे होगा। तो 10वां उपसमुच्चय क्या निकल के आएगा, 2 3 का जो संबंध है वो 2 4 से होगा। ठीक है, तो 2 2 के हमारे पास टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6 संबंध बनेंगे टोटल। ठीक है, अब 11वां देखो, 11वें में जो है अब 3 3 जोड़ों के अवयव लेंगे अपन। कैसे, पहले ये तीनों आ जाएंगे, तो 1 3 1 4 और 2 3, एक ये हो गया। उसके बाद में 12वां नंबर देखो, ये तीनों हो गए। अब हम ये तीनों ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, 12वां हो गया। अब 13वां निकालते हैं। 13वां क्या बन सकता है, देखो अब क्या करते हैं, ये दोनों और ये ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या पॉसिबल हुआ, 2 3 2 4 1 3। देखो यहाँ पर कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देख लो, कोई भी आपके अगर सेम हुआ तो वो गड़बड़ हो जाएगा, यानी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि 1 2 2 1 ये दोनों एक ही है। तो ऐसे करके मत लिख देना कि एक बार आपने 1 2 लिख दिया और दूसरी बार 2 1 लिख दिया, ये 2 नहीं है, ये एक ही गिना जाता है। तो ऐसा कोई भी मिलना नहीं चाहिए आपको। अब इसमें और क्या बन सकता है, देखो तो 13 हो गए। अब है 14वां, देखो 14वां क्या बन सकता है, तो इन दोनों का इससे हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच सकता है, एक और निकालना पड़ेगा इसमें, इसका इन दोनों से हो गया, फिर इसका इन दोनों से हो गया, फिर इसका इन दोनों से हो जाएगा। ठीक है, 2 4 और 1 3 से। ठीक है, अब इस 2 3 का जो है वो 1 4 और 2 4 से हो जाएगा। ठीक है, इस 2 3 का जो है वो 2 4 और 1 4 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में चारों ही अलग अलग है। देख लो आप, 1 3 इसमें है तो 1 3 इसमें नहीं है। ठीक है ना, और इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास 1 3 है, इसमें 1 3 नहीं है, यानी ये भी अलग है। फिर इसमें देखो आप, ये 1 4 वाला, तो 1 4 इसमें है लेकिन 2 4 इसमें नहीं है। ठीक है, 1 4 इसमें है, इसमें भी है, 2 3 इसमें है, इसमें भी है, 2 4 इसमें है, इसमें भी, यानी ये दोनों तो बराबर हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पर ये वाले नहीं ले सकते हैं, हमें कुछ और लेने पड़ेंगे। तो और क्या पॉसिबल हो सकता है, वापस थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, 1 3 का और क्या संबंध बन सकता है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, A B C और D है जैसे। ठीक है, तो एक तो हो गया A B और C, ये तीनों हो गए। फिर एक बन जाएगा आपके B C D, ये तीनों हो गए। एक बन जाएगा आपके पास में C D और A। ठीक है ना, और एक बन जाएगा आपके पास में, और क्या बन सकता है, D और AB। क्या बन सकता है, D और AB, यानी ये लास्ट वाला और ये दोनों ले लो आप। लास्ट वाला क्या है, 2 4 फिर 1 3 फिर 1 4। अब देखो सभी अलग अलग मिलेंगे आपको, 1 3 1 4 वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है,
ये आपके 1 3 1 4 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ गया 2 4 आ गया। देखिए यहाँ पे 2 3 है। फिर 1 3 1 4 वाला देखो, तो 1 3 1 4 एक साथ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सबसे अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये 14वां हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। अब 15वां ये पूरा खुद ही एक उपसमुच्चय है ना। तो 15वां क्या होगा, देखो ये पूरा ही हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। और लास्ट में बचा 16वां, तो 16वां क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा 16वां। तो इस प्रकार से ये 16 उपसमुच्चयों की सूची हमने इस प्रश्न में बना ली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां ए में 3 अवयव है और बी में 2 अवयव है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है तो a और b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें थोड़ा, तो a में जो है वो 3 अवयव है और b में जो है वो 2 अवयव है। ये तो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में a क्रॉस b अगर हम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या है, x, 1 है, y, 2 है और z, 1 है। ये अभी तक मैंने जो भी लिखा वो प्रश्न में सब दिया हुआ है। तो मुझे a और b निकालना है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मेरे पास में a के पास 3 अवयव कौन से है, एक x है, एक y है और एक z है। तो हुआ x, y, z, ठीक है। और b में क्या क्या अवयव है, एक तो 1 2 और वापस 1 आ गया, तो 2 अवयव ही है, 1, 2। समझ में आया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 10वां देखो। कार्तीय गुणन a क्रॉस a, यानी a का a में ही संबंध है, ये थोड़ा ध्यान देना। a क्रॉस a में 9 अवयव है। टोटल कितने अवयव है, 9 अवयव है, जिसमें -1 0 तथा 0 1 भी है। तो समुच्चय a ज्ञात कीजिए, a क्रॉस a के शेष अवयव भी बताइए। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो a जो है उसमें -1 और 0 है और a जो है उसमें 0 और 1 भी है। इसका मतलब जो है a में कुल 3 अवयव है, एक है -1, दूसरा 0 और 1। समझ में आया। अब ये कह रहा है कि a क्रॉस a निकालो, तो हम a क्रॉस a निकाल देते हैं। तो a क्रॉस a का मतलब हुआ -1 0 और 1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है -1 0 और 1 से, ठीक है। तो -1 के साथ इन तीनों का संबंध होगा, -1 का -1 से होगा, -1 का 0 से भी संबंध होगा और -1 का 1 से भी संबंध होगा। इसके बाद 0 का इन तीनों से संबंध होगा, तो 0 का -1 से संबंध, 0 का 0 से और 0 का प्लस के 1 से संबंध। फिर +1 का भी इन तीनों से संबंध होगा, तो 1 का -1 से, 1 का 0 से और 1 का +1 से संबंध होगा। तो इस कुल मिला के a क्रॉस a हमारे पास इतने अवयव आएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि शेष अवयव बताओ कितने होंगे। तो शेष अवयव जो है, ये दोनों तो प्रश्न के अंदर बता दिए इन्होंने, है ना। तो अब इन दोनों के अलावा हमें सब कुछ लिखना है। तो -1 और -1, फिर इसके बाद -1 और 0 जो है ये तो हमें दिया हुआ था, तो इसको हटा देते हैं। फिर -1 और 1, फिर 0 और -1, 0 और 0, फिर 0 और 1 देखो यहाँ दिया हुआ है, इसको भी हटा लो। तो 1 -1, फिर 1 0 और फिर 1 और 1 अवयव। तो इस प्रकार से हमारे पास ये शेष अवयव आ जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।